ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक सोनोमीटर। देखते हैं सोनोमीटर क्या है। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक खत्म कर दिया है, 35 स्टार्ट करते हैं। सोनोमीटर बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, देखते हैं क्या होता है। देखो मैं आपको पहले सबसे पहले डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम सब कुछ समझ में आ जाएगा A to Z। चलो देखते हैं क्या क्या। देखो तो सोनोमीटर ये जो डिवाइस है, इसमें एक वुडन हॉलो रेक्टेंगुलर साउंड बॉक्स होता है। बराबर ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ। वुडन होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। और हॉलो होता है, दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे होल्स है ऐसा, तो इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ये पहला पॉइंट है आपका, ठीक है। अच्छा, ये साउंड बॉक्स कुछ बड़ा होता है, बराबर ज़्यादा बड़ा, मतलब जो ये जो साउंड बॉक्स है कुछ बड़ा होता है। क्यों बड़ा क्यों यूज़ किया जाता है, उसका भी एक रीज़न है। साउंड बॉक्स बड़ा यूज़ करने का एक ही रीज़न है कि हम ट्राई ये करेंगे कि साउंड बॉक्स के वजह से जो ये देखें जो अंदर जो वेव्स बनेंगे, ये स्ट्रिंग पे जो भी वेव्स बनेंगे, उस वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ा साउंड बॉक्स की वजह से होता ये है कि जो वेव्स बनने वाले हमारे स्ट्रिंग पे, बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी देर में, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहे। और ये कब हो सकता है, जब साउंड बॉक्स बड़ा हो, इसके अंदर ज़्यादा मास ऑफ एयर को ये वाइब्रेट कर पाए। समझ में आ रहा बात। ज़्यादा बड़ा साउंड बॉक्स होगा तो सिंपल सा आंसर है कि जो मास ऑफ जो एयर होगा, जो वाइब्रेट होने वाला एयर है जिसका मास बहुत ज़्यादा रहेगा, वो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होने वाला है। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। देखो साउंड बॉक्स, मैंने सबसे पहले पॉइंट आपको ये बताया कि हम सोनोमीटर में सबसे मेन जो पार्ट है वो है इसका साउंड बॉक्स। क्या है ये साउंड बॉक्स? ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, वुडन का होता है, हॉलो होता है। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसका बड़ा होने का रीज़न क्या है। साउंड बॉक्स का बड़ा होने का एक ही रीज़न है, जो मास ऑफ एयर जो वाइब्रेट होने वाली है वो ज़्यादा होगी अगर ये आपका साउंड बॉक्स बड़ा होगा तो, ठीक है। चलो पढ़ भी लेते हैं, साथ में पढ़ते रहते हैं और बताते भी रहते हैं तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। चलो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, पहला पॉइंट पढ़ भी लेते हैं। क्या है, पढ़ो। सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ये मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया था। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि बड़ा क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों मतलब साउंड बॉक्स बड़ा यूज़ करते हैं। रीज़न बताया था, जो मास ऑफ एयर जो वाइब्रेट होगी बड़े साउंड बॉक्स से वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल सा आंसर है। The sound box is used to make large mass of air vibrate। ये क्या कर सकता है, साउंड बॉक्स बड़ा होने से ज़्यादा मास ऑफ जो एयर होगा उसको वाइब्रेट करा सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग पे जो भी वेव्स बनेंगे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दैट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग गेट्स एम्पलीफाइड। बड़ा उसका एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने वाला है। समझा आपको पॉइंट नंबर 2 की साउंड बॉक्स बड़ा की यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको P एंड Q, इसको बोलते हैं ब्रिड्जेस, BRIDGES, बराबर। ये है ब्रिड्जेस। ये करता है क्या? अच्छा, इसको रखा कहाँ पे है ये देखो। सबसे पहले देखो, ये है आपका साउंड बॉक्स का लेंथ, ये है आपका साउंड बॉक्स का जो भी रहेगा, आप इसको ब्रेथ बोल सकते हो, विड्थ बोल सकते हो, ये इसका थिकनेस हो जाता है, बराबर ऐसा। तो अलोंग द विड्थ आपने ब्रिड्जेस को रखा है। देखो अलोंग द विड्थ आपने इस ब्रिड्जेस को रखा है, PQ को हम बोलेंगे ब्रिड्जेस, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। There are two bridges P and Q along the width of the box। बॉक्स के विड्थ के along मैंने उसको रखा हुआ है। ये भी क्लियर करके समझ लो। समझा है पॉइंट आपको? पॉइंट नंबर 1 2 3 तीनों बता दिया था हमने। पॉइंट नंबर 1 बताया था कि साउंड बॉक्स क्या है, पॉइंट नंबर 2 बताया कि साउंड बॉक्स बड़ा क्यों यूज किया है हमने, और पॉइंट नंबर 3 बताया कि ब्रिजेस क्या है और कहाँ रखा हुआ है इसको हमने along the width of the साउंड बॉक्स रखा है। सिंपल सा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है मेटल वायर के बारे में बात करें। जो रेड कलर का आपको बोर्ड पे एक वायर दिखाई दे रहा है, रेड कलर का वायर, ये एक एंड पे फिक्स्ड होता है और एक एंड पे फ्री होता है, राइट। जो फ्री वाला ये दिखाई दे रही है, यहाँ वाला एंड, ये वाला एंड, मतलब जिसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट ये फ्री एंड है, और इसका जो राइट वाला पार्ट है वो फिक्स्ड एंड है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड एंड है वो तो फिक्स्ड है ही है। जो फ्री एंड है उसको हमने पास किया हुआ है पुली के ऊपर से, राइट। ये जो चीज दिखाई दे रहा है आपको, ये चीज को बोलते हैं पुली। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पुली, ठीक है। पढ़ा भी होगा आपने 11th में पुली वगैरह के बारे में, ठीक है। ओके, तो एक हमने मेटल वायर यूज किया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये जो हम मेटल वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि समझो ये है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, तो एंड तक
मतलब जब तक वायर एंड नहीं होता तब थ्रू आउट पूरी तरह से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म ही हो, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ भी होने वाला एग्जैक्ट, और बीच में भी उतना ही होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो जो मेटल वायर हम यूज कर रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ये बात याद रखो, ओके। हाँ, और है कैसा, इसको हमने एक साइड से मतलब एक एंड जो इसका है उसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है, और जो उसका सेकंड एंड है जो फ्री एंड है उसको हम बोल सकते हैं वो पुली के ऊपर से पास किया हुआ है। आगे बताया जा सकता है कि जो वायर है इसका जो फ्री एंड है उसको हमने यहाँ पे हैंगर से अटैच किया हुआ है, जिसमें हम स्लॉटेड वेट वगैरह रखेंगे, जिसके से यहाँ पे इस वायर पे जो टेंशन आएगा वो वैरी वगैरह हम कर सकते हैं वेट को चेंज करके, वो देखेंगे आगे। अभी तो पॉइंट हमारा ये है कि जो वायर है यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फ्री है, जो फ्री है वो पुली से पास हो रहा है, दैट्स इट, सिंपल। पढ़ते हैं। A metal wire of uniform cross section runs along, अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं यहाँ पे, चलो बता देता हूँ। देखो ये जो वायर है इसका अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है, जरा ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये जो रेड कलर का वायर है इसका अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि ये तुम्हारे साउंड बॉक्स के लेंथ के अलोंग, जरा देखो ध्यान से, ये लेंथ के अलोंग है, जैसे तुम्हारा ये ब्रिजेस जो था ये इसके विड्थ के अलोंग था साउंड बॉक्स के, तो जो वायर है ये साउंड बॉक्स के लेंथ के अलोंग है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये वहां पे आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। A metal wire of uniform cross section runs along the length of the box, box means wooden box, एक ही बात है, ओवर द ब्रिज। अच्छा हाँ, ये जब इसके अलोंग जा रहा है तो याद रखना ब्रिज के नीचे से नहीं जा रहा है, ब्रिजेस के नीचे से नहीं ले रहा है, ब्रिजेस के ऊपर से ले रहे हो इसको, राइट। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है ओवर द ब्रिजेस, इट इज फिक्स्ड एट वन एंड, मैंने जैसे आपको बताया था एक एंड पे उसको फिक्स करके रखा हुआ है हमने, और एक एंड पे हमने उसको फ्री रखा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड द अदर एंड पासेस ओवर द पुली, जो दूसरा एंड जो फ्री एंड है उसको हमने पुली से पास किया हुआ है, ठीक है, सिंपल आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो हैंगर के बारे में, यहाँ पे हमने जो फ्री एंड है उस पे हैंगर अटैच करके रखा हुआ है, उस पे हम वेट्स रख सकते हैं, वेट्स जो होता है वेट्स रख सकते हैं, स्लॉटेड वेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम जो भी वेट्स रखेंगे इस वेट के वजह से यहाँ पे आएगा इस वायर में टेंशन, अगर वेट चेंज होगा टेंशन वैरी करेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। पढ़ते हैं, चलो। अ हैंगर विद अ सूटेबल स्लॉटेड वेट कैन बी अटैच्ड एट द फ्री एंड ऑफ द वायर बाय, हाँ एक बात और, अटैच तो कर सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने वेट चेंज किया टेंशन चेंज हो जाएगा वायर में। बाय चेंजिंग द वेट द टेंशन ऑफ द वायर कैन बी वैरिड मींस चेंज किया जा सकता है। अगर मुझे इस वायर का टेंशन चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, वायर का जो भी वायर पे आपने जो हैंगर पे जो भी वेट रखा हुआ है वेट को कम ज्यादा कर दो, आपका यहाँ पे जो वायर है इस पे जो टेंशन होगा वो चेंज हो जाएगा, सिंपल सा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो वायर है इसका जो वाइब्रेटिंग जो लेंथ होता है उसको हम वैरी कर सकते हैं। अब ये वाइब्रेटिंग लेंथ क्या है जरा ध्यान से समझें। देखो ब्रिज जो पी है और जो ब्रिज क्यू है, ठीक है, ये इसके ऊपर से जा रहा है वायर, ठीक है। वाइब्रेटिंग लेंथ क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारा, वायर स्ट्रिंग की बात हो जाता है, ठीक है। जो स्ट्रिंग है उसका वाइब्रेटिंग लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का वाइब्रेटिंग लेंथ होता है AB, स्ट्रिंग का वाइब्रेटिंग लेंथ होगा AB को हम बोलेंगे स्ट्रिंग का ये अगर ये जो ब्रिजेस ऐसा नहीं कि फिक्स्ड रखा हुआ है, इसको मूव करा सकते हैं, इसको मूव, ये ब्रिजेस को आप मूव करा सकते हो ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं ब्रिजेस का पोजीशन चेंज करूं तो मैं स्ट्रिंग का वाइब्रेटिंग लेंथ को भी चेंज कर सकता हूं, बात समझ में आई। अगर मैं इस ब्रिजेस का पोजीशन चेंज करूं तो मैं इस वायर जो है या फिर जो आप स्ट्रिंग बोल सकते हो उसका वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज कर सकता हूं, सिंपल सा आंसर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। द मूवेबल ब्रिज, ये दिख रहा है जो मूवेबल ब्रिज, क्लियर बोला है ब्रिजेस मूवेबल है, ठीक है। The movable bridge allows us to change the vibrating length AB of the wire, means अगर आप PQ मींस ब्रिजेस का पोजीशन चेंज करेंगे आपका जो वाइब्रेटिंग लेंथ है AB वो भी चेंज हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट बताया मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है बहुत सिंपल था। साउंड बॉक्स था पहले पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट में साउंड बॉक्स बड़ा क्यों है वो बताया था। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको ब्रिजेस का ओरिएंटेशन बताया था कि इसको रखा कैसे है मैंने, और पॉइंट नंबर 4 में हमने आपको मेटल वायर के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 5 में हमने हैंगर स्लॉटेड वेट के बारे में देखा, और पॉइंट नंबर 6 में देखा कि आप वाइब्रेटिंग लेंथ को चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको कंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर है। डायग्राम तो आपको मैंने समझा ही दिया पूरी तरह से, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पे रह गई है, बता देता हूँ। देखो ये जो ब्लैक कलर का R जो मैंने लिखा है वो है पेपर राइडर, या फिर आप उसको राइडर भी बोल सकते हो। ये पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको हम वायर के ऊपर ऐसा रख देते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं वो हम वर्किंग में बताऊंगा मैं आपको क्यों रखते हैं। वैसे फॉर टाइम बिंग मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जब ये ट्यूनिंग फॉक है इसको आप इस स्ट्रिंग के नजदीक लेकर आओगे, टच नहीं करना है आपको, इस स्ट्रिंग को इस ट्यूनिंग फॉक से टच नहीं होता, ट्यूनिंग फॉक को आपको स्ट्रिंग पर से टच नहीं करना है, उसके जस्ट नजदीक लेके जाना है। हाँ, अगर ट्यूनिंग फॉक का फ्रीक्वेंसी
आपके स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है तो उस टाइम पे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि आपको जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देगा, और अगर तुम्हारा स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने स्टार्ट हो जा रहा है मींस आप एंटी नोड पे आ चुके हो, जो स्टेशनरी वेव में जो एंटी नोड होता है वहां पे आ चुके हैं। एंटी नोड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है जिसकी वजह से ये पेपर राइडर गिर जाएगा नीचे। ऐसा समझ में आई बात क्या है? जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को हम वायर के नजदीक लेकर आएंगे, अगर ट्यून इन केस, मैं इनके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा की बात नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ इन केस सिर्फ अगर तुम्हारा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपके वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर आप बोल सकते हो वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो उस टाइम पे होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है ये जो आपका वायर है इट विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से एक बार आपका वायर वाइब्रेट करने लग जाए तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से ये पेपर राइडर जो है ये उठ के गिर जाएगा ऐसा नीचे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझा रही? क्यों हम यूज कर रहे हैं पेपर राइडर? चेक करने के लिए कि बराबर एंटी नोड आया है कि नहीं, रेजोनेंस हुआ है कि नहीं। अगर रेजोनेंस होगा तो पेपर राइडर उठ के गिर जाएगा, अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो जस्ट वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, बस। समझ में आया पॉइंट कैसा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्किंग क्या है, कैसे कैसे वर्क कैसे करता है ये चीज। ये जो साउंड बॉक्स, ये सोनोमीटर का जो पूरा सेटअप है ये वर्क कैसे करता है। ऑलरेडी मैंने आपको वर्किंग थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है, चलो देखते हैं क्या और थोड़ा डीप पे। हाँ, जब भी हम वायर को प्लग करेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बनेगा, उस पे ट्रांसवर्स वेव अगर रिफ्लेक्ट होके आया, वैसे रिफ्लेक्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गया तो वहां पे बन जाएगा आपका स्टेशनरी वेव या फिर आप उसको स्टैंडिंग वेव बोल सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें सिखाई हुई है। जब भी हम स्ट्रिंग को प्लग करते हैं और वो दोनों जगह पे फिक्स्ड रहेगा तो उसमें डेवलप होता है ट्रांसवर्स वेव, और एक बार ट्रांसवर्स वेव जैसे ही ये ब्रिजेस को लगेगा, ब्रिजेस को वहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, पाथ एक ही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल होते हैं तो वहां पे स्टैंडिंग वेव बनता है जिसको हम स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेशनरी वेव्स बन जाता है। पहला पॉइंट यही, चलो पढ़ लेते हैं इतना। इफ द वायर इज प्लग्ड एट a point midway between the bridges, transverse waves are produced in the wire। मैंने इतना बताया तक, समझो ये जो आपका स्ट्रिंग है इसमें बीच में से मैंने प्लग कर दिया, सब प्लग कर दिया तो यहां से बनेगा ट्रांसवर्स वेव। सिंपल सा आंसर इतना बताया, आगे और बताने वाला हूं। ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये जाएगा तुम्हारे ब्रिजेस तक और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आएगा, और रिफ्लेक्ट होके आएगा तो जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो पाथ तो एक ही होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों वेव का अपोजिट है, इसलिए यहां बन जाएगा स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स। आगे आएगा पॉइंट में देखो। ठीक है, देखो आ गया, स्टार्टिंग का वर्ड ही है। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू ब्रिजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट द ब्रिजेस एंड देयर सुपरपोजिशन। समझ में आई पॉइंट क्या है? यहाँ पे पॉइंट एकदम क्लियर बताया, जो मैंने यहाँ पे बताया था सेम वही पॉइंट है। अगर आप बीच में इसको प्लग करोगे तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव बनेगा, ट्रांसवर्स वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और जैसे ही वो ब्रिजेस को लगा वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो देखा पाथ एक ही लेकिन अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों एक साथ इंटरफेयर हो जाते हैं, सुपर इंपोज हो जाते हैं और उस टाइम पे बनता है स्टेशनरी वेव्स या फिर आप बोल सकते हो स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे मैंने तुमको बताया है कि ये जो आप ए बी का जो लेंथ है इसको आप वैरी कर सकते हो अगर आपने ब्रिजेस का पोजीशन वैरी कर दिया तो। ठीक है, The portion AB of the wire between two bridges PQ is the vibrating length। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जो वाइब्रेटिंग लेंथ होता है AB आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? ये ब्रिजेस का पोजीशन चेंज करो, AB जो है जो आपका वाइब्रेटिंग लेंथ है स्ट्रिंग का वो चेंज हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। तो यहां बताया कि वाइब्रेटिंग लेंथ क्या है, जो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि वाइब्रेटिंग लेंथ होता क्या है। AB को बोलेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ और P एंड Q तो ब्रिजेस है। ठीक है, वैसे देखा जाए से देखा जाए तो A से B तक का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ब्रिजेस पे ही डिपेंड कर देता है। सिंपल सा आंसर। चलो आगे बढ़ देखते हैं क्या। हाँ, तो मैंने बताया था आपको कि ये पेपर राइडर या फिर राइडर ये गिरता कब है, मैंने आपको क्लियर बताया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ फिर फटाफट पढ़ा देता हूँ। सुनो क्या, जब भी आप ट्यूनिंग फॉर्क को नजदीक लेके आओगे इस वायर के तो उस टाइम पे अगर ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वो आपके वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे मैच हो जाए तो उस टाइम पे होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने की वजह से ये आपका वायर ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और आपका राइडर नीचे गिर जाएगा। सिंपल सा यही चीज होने वाला है और कुछ नया चीज नहीं। पढ़ते हैं चलो। हाँ, यहाँ पे हम लोग वायर कैन ऑल्सो बी मेड टू वाइब्रेट बाय होल्डिंग द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क नियर टू इट। इसका मतलब है आप इस वायर को वाइब्रेट करा सकते हो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्यूनिंग फॉर्क को लाओ, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराओ, उसके नजदीक, टच नहीं करना है, नजदीक। ठीक है, देखो लिखा है नियर टू इट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। बराबर, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क उसके नजदीक लेके आओगे तो ये जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जैसा तुम्हारा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर वो फ्रीक्वेंसी आपके ये तुम्हारे जो वायर है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर इन केस मैच हो जाए तो होने वाला रेजोनेंस, नहीं तो रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रेजोनेंस वाली बात यहाँ पे आ जाती है। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो वायर का है जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उससे अगर मैच हुआ तो ही रेजोनेंस। ठीक है,
इफ द फ्रीक्वेंसी हैपेंस टू बी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, मींस जो वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क में वो फ्रीक्वेंसी आ गया जो वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रेजोनेंस होने वाला है। If the frequency happens to be one of the natural frequency of wire, standing waves, मतलब stationary wave तो है लेकिन ज्यादा एम्पलीट्यूड का standing waves means जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। Standing waves with the large amplitude are set up in the wire since the two vibrate in the resonance, ज्यादा एम्पलीट्यूड से आपका ये वाइब्रेट करने लगेगा स्ट्रिंग। सिंपल सा आंसर है, रेजोनेंस हो चुका है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंपल वर्ड में आपको, मैं सिंपल सेंटेंस में अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है। ट्यूनिंग फॉर्क का अगर फ्रीक्वेंसी आपके वायर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो तो वायर में आएगा ज्यादा एम्पलीट्यूड, लार्जर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्यों? रेजोनेंस इसी को बोलते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस रेजोनेंस, और पेपर राइडर गिर जाएगा, यही चीज है। हाँ, अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे वायर में एंटीनोड आया है कि नहीं, मैक्स मतलब एंटीनोड मींस क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा राइडर। राइडर गिर गया, इसका मतलब है रेजोनेंस हुआ था और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया था, मींस एंटीनोड आया था, कंफर्म पढ़ते। हाँ, टू आइडेंटिटी द रेजोनेंस, मतलब आपको रेजोनेंस चेक करना है यहाँ पे। अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर नोन एज राइडर, देखो यहाँ पे राइडर बोला, कभी कभी उसको पेपर राइडर ही बोलते हैं, एक ही बात है, पेपर राइडर क्योंकि पेपर से बना हुआ रहता है, ठीक है, जो आपका बुक का पेपर होता है वही पेपर है, कुछ नया चीज नहीं है वहां पे। इज प्लेस्ड ओवर द वायर, प्ले, हाँ, आपने वो पेपर राइडर को वायर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है, छोटा सा पेपर राइडर उसको वायर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है, ओवर द वायर एट द, और मोस्टली आप इसको मिडल में रखते हो, ऑलमोस्ट मिडल में रखा जाता है। एट द मिडल ऑफ द लेंथ AB, AB मींस क्या था, वाइब्रेटिंग लेंथ बोलते हैं AB को, एज डिटरमाइंड बाय द ब्रिजेस PQ, PQ के वजह से ही आपको AB वाला वाइब्रेटिंग लेंथ मिलता है। ये पहले बताया था मैंने कि जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो ब्रिजेस की पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी अगर आपके वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच हो, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो, रेजोनेंस होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, एंटीनोड बनेगा, आपका ये पेपर राइडर नीचे गिर जाएगा। If the frequency of tuning fork and the fundamental mode of vibration of wire matches, देखो बता दिया यहाँ पे, इसका fundamental mode और इसका जो आपका frequency मैच हो गया तो क्या होगा, the paper rider happens to be at antinode, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पेपर राइडर है वो एंटीनोड पे आने वाला है। क्लियर, कहां पे आएगा, वो एंटीनोड पे आएगा, ठीक है। ये क्यों होता है एंटीनोड पे, क्यों आता है हमेशा पेपर राइडर, बहुत सिंपल सा आंसर है। जहां देखो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे लिए वाइब्रेटिंग लेंथ ए बी है, ए पे भी फिक्स्ड है, बी पे भी फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है ए और बी पे, क्योंकि ए और बी पे हमने ब्रिजेस लगा के रखा हुआ है जिसके ऊपर से वायर ऐसा जा चुक गया हुआ है, तो एक्चुअल में यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, और जहां पे फिक्स्ड होता है वहां पे नोड बनता है, जहां पे ज्यादा फ्री वाइब्रेशन पॉसिबल है वहां एंटीनोड बनता है। सिंपल सा आंसर यही है, ठीक है। A paper rider happens to be at antinode and flies off the wire, means एंटीनोड पे है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड, जैसे पेपर राइडर बहुत हल्का होता है, ठीक है, गिर जाएगा नीचे, फ्लाइज ऑफ द वायर, ठीक है, फ्लाइज ऑफ द वायर, वायर से गिर जाएगा नीचे, इसका मतलब है यहाँ पे रेजोनेंस हो चुका है। समझा आपको कैसे क्या काम कैसे करता है, हमको यहाँ पे रेजोनेंस चेक करना था, बस इतना ही काम था। आगे बढ़ते हैं। फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट, बीट क्या होता है, बीट का मतलब क्या है, बीट में आपको दो कंसेप्ट याद रखे, बहुत ईजी हो जाता है बीट क्या। सुनो, बीट वाले केस में दो वेव्स जो प्रोपोगेट हो रहे हैं, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए, ये बात आप याद रखें, बस इतना ही कंसेप्ट है। जब ये दोनों सुपर इंपोज होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है साउंड का, उसको बोलते हैं वैक्सिंग, ठीक है। और यही जब दो वेव्स जिसका एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग है, जब ये दोनों सुपर इंपोज होते हैं और वहां पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो वहां पे आता है मिनिमम एम्पलीट्यूड, जिसको आप बोलते हैं वेनिंग। जरा फिर से ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, जरा देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बीट क्या होता है। बीट में मैं तुमको साथ में वैक्सिंग और वेनिंग भी साथ में पढ़ाता हूं क्योंकि उसी का पार्ट है वो बीट, ठीक है। एक सक्सेसिव मतलब एक वैक्सिंग और सक्सेसिव वेनिंग को बोला जाता है बीट, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अल्टरनेट वैक्सिंग वेनिंग को बोल सकते हो बीट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है ये बीट, जरा ध्यान से सुने फिर से एक बार। बीट एक फिनोमिनन है जिसमें एक बार साउंड का इंटेंसिटी या फिर आप एम्पलीट्यूड बोलते हो बड़ा हो जाता है और एक बार कम हो जाता है। बड़ा मतलब ज्यादा साउंड लाउड हो रहा है, कम हो रहा है, लाउड हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा इसको बोलते हैं बीट। सिंपल यही है बीट। कैसे कब बनता है, कैसे बनता है, जरा ध्यान से फिर से एक बार। दो वेव होना चाहिए आपके पास, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों सुपर इंपोज होते हैं और अगर इनकेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया मींस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और उस टाइम पे आएगा वैक्सिंग, ज्यादा बड़ा साउंड सुनाई देगा आपको, लाउडर साउंड सुनाई देगा, ठीक है। अब जरा दूसरा सुने, वही दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी अलग है, जब ये दोनों सुपर इंपोज होते हैं
और अगर इनकेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है साउंड का, बराबर, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, आपका साउंड अब लाउडर नहीं रहा, अब एकदम कम हो जाता है एम्पलीट्यूड, और उस केस को हम बोलते हैं वेनिंग। ये जो अल्टरनेट वैक्सिंग वेनिंग है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, इस फिनोमेनन को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ बीट। यही हम पढ़ने वाले हैं, बीट क्या, ठीक है, यही बता दिया सब कुछ मैंने आपको, जस्ट पढ़ना है अभी, जस्ट चलो देखते हैं क्या है बीट। When there is the superposition of two sound wave, दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, यही मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यही बताया था कि फ्रीक्वेंसी तो अलग होना चाहिए लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, देखो क्लियर आया। ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं, दोनों से सुपर इंपोज होने वाले हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वैरीज पीरियोडिकली विद टाइम, जो साउंड का इंटेंसिटी वो कम ज्यादा होने लगता है, क्यों होता है मैंने आपको पहले बता दिया, जब दो वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका फ्रीक्वेंसी अलग है, अगर वो सुपर इंपोज होते हैं और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो ये बढ़ना कम होना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रहा है साउंड का, इसी को तो बोलते हैं बीट, इसी को तो बोलते हैं बीट। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वैरीज पीरियोडिकली विद टाइम, दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ बीट, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ बीट, समझा। एक्चुअली बीट का मतलब क्या होता है, एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड, एक मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये दोनों अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग इज कॉल्ड एज बीट, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। चलो आगे पॉइंट भी है, यहां पे देखते हैं, द वेरिएशन ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड दैट गोस अप डाउन इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बीट, यही मैंने आपको बताया। ये जो आपका साउंड एक बार ज्यादा हो जा रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और एक बार एकदम जीरो हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, इस ये जो एम्पलीट्यूड का जो चेंज हो रहा है इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ बीट, यही है सिंपल प्रोडक्शन ऑफ बीट। आगे बढ़ते हैं, इट कैन बी, कहा इसको अलग तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है, इतना भी ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी पॉइंट दिया वो पढ़ लेते हैं क्या, चलो देखते हैं क्या। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसको आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कंसिडर कर सकते हो, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स in a time at one point in a space where waves are slightly different frequency are passing, these two waves are in and out of phase giving constructive and destructive interference। एक ही बात है, कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पे, बराबर, एक ही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बताया सेम वही केस है, ठीक है, सेम वही केस है, कुछ अलग चीज नहीं है। तो पॉइंट हमारा बीट से हमको एक चीज समझ में आ गया है, यहाँ पे बीट का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल से कंसेप्ट से बता रहा हूं, दो वेव प्रोपोगेट हो रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए, दोनों जब सुपर इंपोज होते तो दो ही तो ऑप्शन है आपके पास, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ साउंड का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ये तो लिखा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो फिनोमेनन है यही है बीट, ये जो अल्टरनेट वैक्सिंग हो गया और वेनिंग हो गया, इसी को तो बोलते हैं बीट, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसका एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं, बीट का क्या मतलब, इसका एक हमारे पास एक बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन करेंगे, देखते हैं क्या है। अच्छा, उस बीट फ्रीक्वेंसी के लिए पहले आपको आना भी तो चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी होता क्या है। चलो पहले तुमको मैंने बता दिया था वैक्सिंग क्या है, वैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इतनी बात है बस, सिंपल सा मतलब है। वेनिंग का मतलब होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड, सिंपल सा आंसर। चलो पढ़ लेते हैं एक बार, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो ही मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करता है सब चीजें। हाँ, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसको आप लाउडनेस बोल सकते हो, ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव इज कॉल्ड एज वैक्सिंग, ठीक है। वेनिंग क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी मींस मिनिमम एम्पलीट्यूड, मींस लाउडर नहीं है अभी आपका साउंड, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स इज कॉल्ड एज वेनिंग, सिंपल, ठीक है। आगे बीट मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया, दो डेफिनेशन हमारे पास, एक है अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज बीट, एक दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ऐसा बोल सकते हो, एक वैक्सिंग हुआ और उसका जो सक्सेसिव वेनिंग होगा इसको बोलेंगे हम बीट, ये भी चलता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वेनिंग टुगेदर कंस्टिट्यूट वन बीट, इसको बोलते हैं एक बीट, ठीक है। आगे देखते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, नाम में ही उसका पूरा मतलब है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ बीट्स हो गए वो आपका बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे आप बोल सकते हो ना नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, ऐसा हो सकता है ना, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स आए, वो बीट फ्रीक्वेंसी। पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी, सिंपल सा आंसर। हाँ चलो बीट पीरियड देख सकते हैं, या तो पीरियड ऑफ बीट देख, पीरियड ऑफ बीट बहुत सिंपल सा है, बीट होने के लिए कितना टाइम लगा, मींस एक अल्टरनेट वैक्सिंग और वेनिंग होने में कितना टाइम लगा, ये आपका
टाइम पीरियड ऑफ बीट हो सकता है तो पीरियड ऑफ बीट बोल सकते हो, ठीक है। पढ़ते चलो। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव वैक्सिंग और वेनिंग इज कॉल्ड एज बीट पीरियड। समझ में आया क्या? दो वैक्सिंग या तो दो वेनिंग के बीच में जो टाइम गैप है ये बीट पीरियड है। बोलने का सिंपल सा मतलब, पीरियड वाला पॉइंट पढ़ा रहेगा, आपने पहली बार नहीं पढ़ रहे आप। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड मींस कोई भी चीज करने के लिए कितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड उसका हो जाता है, सिंपल है। तो बीट के लिए, बीट होने के लिए कितना टाइम लगा वो बीट पीरियड है, तो पीरियड ऑफ बीट बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, चलो ये पढ़ाई देता हूं फिर तुमको एक लास्ट में डेरिवेशन करा दूंगा, बहुत इजी डेरिवेशन है, देखते हैं खाली। चलो देखते हैं। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ बीट, बीट का यूज कहां कहां होता है? बीट का जरा ध्यान से सुने, बीट का यूज कहां होता है? बीट का यूज होता है जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ट्यून करने के लिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट वही है। सेकंड पॉइंट है जो बीट का यूज और कहां होता है? बीट का यूज होता है, कोई आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, उसका फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है, ठीक है। कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क का अननोन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप बीट का यूज कर सकते हो, ठीक है। मींस बीट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, बराबर। बीट्स आर आल्सो यूज्ड टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो दो पॉइंट, यही दो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। बीट्स आर यूज्ड टू ट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट बताया कि ट्यूनिंग फॉर्क का अननोन फ्रीक्वेंसी आपको, मींस आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क तो है लेकिन आपको उसका फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो आप बीट से उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, सिंपल कंसेप्ट। हाँ, बीट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, सिंपल, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। हाँ, डॉपलर इफेक्ट भी देख लेते हैं। चलो डॉपलर इफेक्ट क्या, ये पढ़ा हुआ है आपने 11th में, डॉपलर इफेक्ट आपको एकदम डिटेल में था, ये 12th पढ़ा है, ठीक है। देखो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल सा। एक्चुअली में डॉपलर इफेक्ट दो टाइप में होता है, एक डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड होता है, एक डॉपलर इफेक्ट इन लाइट होता है, ठीक है। लाइट नहीं, हम साउंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये साउंड पर बेस्ड है प्रॉपरली। चलो देखते हैं क्या है। क्या है डॉपलर इफेक्ट, बहुत सिंपल सा। देखो समझो एक लिसनर है, या तो आप बोल सकते हो ऑब्जर्वर बोल सकते हो, ऑब्जर्वर, एक है ऑब्जर्वर और एक है सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। एक सोर्स ऑफ साउंड है, मींस जो कार है उसमें उसे साउंड निकलेगा, हॉर्न करेगा तो साउंड निकल रहा है, ठीक है। एक है सोर्स ऑफ साउंड और एक है ऑब्जर्वर, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन का मतलब आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। बताता हूं, कुछ ऑप्शन बताता हूं रिलेटिव मोशन का। ऑप्शन, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, कार मूव हो रहा है, ठीक है। दूसरा भी ऑप्शन है, कार रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। और सुनो, ऑब्जर्वर भी मूव हो रहा है, कार भी मूव हो रहा है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। मींस बोलने का मतलब है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर, होता क्या है यहाँ पे होता ये है कि जो ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगा, जो देखा ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ऑफ साउंड के फ्रीक्वेंसी से अलग ही होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको जो साउंड का फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है वो सोर्स ऑफ साउंड के फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग ही होता है, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो नई बात क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है? Whenever there is a relative motion between the source of sound and the observer, the apparent change in the frequency heard by an observer is different from the frequency of sound या फिर source of sound। सिंपल सा एक क्लियर आंसर बता दूं लास्ट, फिर हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या है, जब भी एक सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जो भी सोर्स ऑफ साउंड है उसका जो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट वही फ्रीक्वेंसी से तुमको ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई नहीं देने वाला है, उसको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनाई देता है, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, सिंपल, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या। इफ आइदर अ सोर्स ऑफ साउंड और अ लिसनर, लिसनर मतलब ऑब्जर्वर ऐसे समझ लो, और बोथ मतलब या तो ये या फिर दोनों, ठीक है। आर मूविंग, मूविंग मतलब दोनों मूव हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर, दोनों मूव हो रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इनके, इसका मतलब है दोनों रिलेटिव मोशन में, और कुछ नहीं। द लिसनर डिटेक्ट्स अ साउंड, लिसनर को तो साउंड सुनाई देगा लेकिन उस फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुनाई देगा जो फ्रीक्वेंसी से सोर्स ऑफ साउंड से साउंड निकल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देता है उसको। The listener detects a sound whose frequency is different from the frequency of the sound source, जो साउंड सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी इससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देता है इसको, ठीक है। यही तो है, दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। समझ में आई बात क्या डॉपलर इफेक्ट होता है क्या? हमारे सर जस्ट डॉपलर इफेक्ट दिया तो डॉपलर इफेक्ट मैंने लिखा दिया आपको, डॉपलर इफेक्ट है क्या, ठीक है। आई थिंक आपको डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। चलो डेरिवेशन कर लेते हैं फटाफट। डेरिवेशन क्या है, हम करने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, बहुत ईजी डेरिवेशन, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो बहुत ईजी है, ठीक है। देख पहला पॉइंट ये है
बीट पढ़ रहे हैं तो बीट में आपको तो पता है कि एम्पलीट्यूड आपको सेम लेना है। देखो मैंने एक जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा है, उसका एम्पलीट्यूड ए है और दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड भी ए ही है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो गया। मैंने एक बात और बताई थी कि दो वेव का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होना चाहिए। मैंने जो दो वेव यूज किया उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक का n1 फ्रीक्वेंसी है, दूसरा का फ्रीक्वेंसी n2 है, ठीक है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेव है, दो सेम एम्पलीट्यूड के वेव है, ऐसा आप बोल सकते हो। हाँ, तो ये y1 y2 क्या है, ये उनके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। ये जो y1 और y2 मैंने लिखा है, y1 इज इक्वल टू a साइन, फिर ब्रैकेट में लिखा है मैंने 2 पाई n1t माइनस x बाय लैम्बडा 1, वैसे यहाँ पे n2t माइनस x बाय लैम्बडा 2, ये इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम थोड़ा सिंपल रखने के लिए, चीजों को सिंपल रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो x है, x का वैल्यू 0 लेते हैं। x का वैल्यू 0 लेने का मतलब ये हुआ कि आपका जो लिसनर है वो x इक्वल टू 0 पे खड़ा हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हैं। Let us assume for simplicity that the listener is at x equal to 0. x equal to अगर मैं 0 डाल दूं, 0 upon any number is 0, 0 upon lambda 1 0 हो जाएगा, 0 upon lambda 2 भी 0 हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, सिर्फ बचा है a sin 2 pi n1t। देख लो यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, a sin 2 pi n2t, सिंपल। तो ये पहले वेव का इक्वेशन है, ये सेकंड वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। हमको तो यहाँ पे सुपरपोजिशन कराना था, मींस दोनों वेव को ऐड कर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड कराना है। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आता है, जो बहुत इजी है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द वेव्स, ठीक है। तो y1 का आप आंसर लिख लो, y2 का आंसर यहाँ पे लिख लो, जो आपको कॉमन लगता है कॉमन ले लो। ए कॉमन लगता है तो मैंने ये देखो यहाँ पे कॉमन जैसा लिया है, ए मैंने कॉमन लिया है, बाकी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया जो सबको आता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। नहीं आता तो आप देख लो यहाँ पे, समझ लो, बहुत इजी है। ट्रिग्नोमेट्री में 11th में हमने पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। देखो मैंने ए कॉमन ले लिया था, ए को एज इट इज रखा है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन, ये दिखाई यहाँ, अच्छा तुमको कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है सर सी क्या है और डी क्या है, बहुत सिंपल सा आंसर है। ये दिखाई दे रहा है जो ब्रैकेट के साइन का जो पहला ब्रैकेट के अंदर, खुद ही मैच करा लो, इतना क्या डिफिकल्ट। देखो सी मतलब साइन के अंदर, देखो ये आपके लिए सी हो जाएगा। डी मीन्स क्या, जो दूसरा साइन है उसके अंदर जो भी एंगल है वो आपका डी हो जाता है। तो ये सी है, ये डी है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, क्या है ये तो मैंने कॉमन निकाला था, याद है। 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। c बोल रहा हूं तो इसको इमेजिन करो, d जब मैं बोलता हूं तो ये वाला पार्ट इमेजिन करो, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या है, दोनों में 2 पाई है, मैंने 2 कॉमन ले लिया है, दोनों में t है, t भी मैंने कॉमन लिया है। मैंने 2 को कैंसिल नहीं किया, उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। 2 कैंसिल हो सकता है लेकिन मैंने कैंसिल किया ना, उसके पीछे एक रीजन है, बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने 2 पाई को यहाँ से कॉमन लिया है और यहाँ से t को बाहर ले लिया है, सेम यहाँ से मैंने 2 पाई बाहर ले लिया और यहाँ से t बाहर ले लिया है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो अब जब मैंने 2 पाई बाहर लिया और जब यहाँ से t बाहर लिया, बचा क्या तुम्हारे पास अंदर बचा है एक ब्रैकेट में n1 प्लस n2 बाई 2 और एक ब्रैकेट में बचा है आपके पास n1 माइनस n2 बाई 2। देखो एक जगह पे n1 माइनस n2 बाई 2 और एक जगह पे n1 प्लस n2। अब जरा एक बेसिक चीजें याद करो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में एक एम्पलीट्यूड होता है और एक साइन का एंगल होता है, बस इतना ही होता है, ठीक है, बस इतना ही होता है। लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इसमें साइन भी है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है। एक्स्ट्रा चीजें हमको नहीं चाहिए, साइन को छोड़ के जो भी चीज होता है वो होता है एम्पलीट्यूड। तो इसीलिए मैंने इस साइन को छोड़ा और जो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास 2a बचा है और cos बचा है। तो 2a cos को मैं एम्पलीट्यूड लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये रूल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में एम्पलीट्यूड आता है और साइन आता है। तो y के इक्वेशन में मुझे सिर्फ साइन की जरूरत है और बाकी सारी चीजें बन जाएंगी एम्पलीट्यूड। तो मैंने 2a और cos, ये वाला पार्ट जो मेरे पास एक्स्ट्रा था, इसको मिला के बना दिया मैंने एम्पलीट्यूड a। चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैंने n1 प्लस n2 बाई 2 जो मैंने लिखा है इसको मैंने ले लिया n मीन्स मीन फ्रीक्वेंसी। n1 प्लस n2 बाई 2, ये तो मैंने मीन निकाला ना, दो फ्रीक्वेंसी का मीन। पता है ना आपको मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी चीजें, सारी चीजों को प्लस करो, जितनी चीजें उससे डिवाइड करो। जैसे कि दो फ्रीक्वेंसी मेरे पास था, n1 n2 दोनों को मैंने प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये है मीन फ्रीक्वेंसी। और ये मैंने खुद से नहीं किया हुआ है, यहाँ मेरे पास बना हुआ चीज था, ठीक है। तो बोलने का सिंपल सा मतलब है, साइन को छोड़ के जो भी चीज बची वो मेरे लिए एम्पलीट्यूड बन जाएगी। और चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जो इतना बड़ा था, उसको मैंने सिंपल n ले लिया है। तो ये आपका रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt, a कैपिटल और n जो है इसको आप बोलोगे मीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीन फ्रीक्वेंसी मींस पहले वेव का फ्रीक्वेंसी और सेकंड वेव का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी n। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी n है, लेकिन याद रखना n क्या है, n तो मीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड a है।
द फ्रीक्वेंसी n इज द मीन फ्रीक्वेंसी, आ गया n है मीन फ्रीक्वेंसी, किसका मीन फ्रीक्वेंसी भाई, n1 और n2 का मीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो n वाला जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप बोलोगे मीन फ्रीक्वेंसी ऑफ n1 एंड n2 ऑफ अराइविंग वेव्स, एंड a जो है, a को जरा ध्यान से देखा जाए तो a का जो भी मैंने एजम्पशन किया है इसमें आता है t, a के एजम्पशन में मतलब a के फॉर्मूले में t आता है, बोलने का मतलब है एम्पलीट्यूड वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हाँ, तो एंड a वैरीज पीरियोडिकली विद द टाइम, समझ में, बात सिंपल सी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चीज़ है। दो y1 y2 था, एक y1 एक y2 था, दोनों को सिंपल किया पहले मैंने, दोनों को ऐड करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, एक बेसिक फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं वैक्सिंग और वेनिंग पे आते हैं, जो हमारा मेन काम है आज का, ठीक है। आपको पहले ही मैंने बता दिया, वैक्सिंग का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो वैक्सिंग में मैं अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम लेने वाला हूँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ±2a होने वाला है, और वेनिंग में होता है मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मैं 0 लूंगा, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 हो सकता है कम से कम, ठीक। तो a का आंसर ±2, ये तो बेसिक मैथ्स है, सबको आता है, ठीक है, चलो बता देता हूँ फिर भी। तो a का वैल्यू मेरे पास था, दिखाई दे रहा है आपको, a पूरा मैंने a लिख दिया, ±2a यहाँ से कैंसिल हो चुका है, कॉस वाला पार्ट है इज इक्वल टू ±1, ठीक है। मैंने कॉस को यहाँ भेज दिया, जब मैं कॉस को यहाँ भेजूंगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉस का आंसर +1 -1 कब आता है, कॉस 0 1 होता है तो इसके लिए तो 0 मैंने लिखा, और कॉस पाई होता है -1 तो पाई आया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसा आपको वैल्यूज मिलेगा आगे आगे, बात समझ में। चलो अब आप कंपेयर करके इसका आंसर निकालो फटाफट, देखो कैसा है। पहले वाले के लिए आपको 0 लेना, मतलब हर एक LHS के लिए एक RHS ऐसा। तो जब मैं 2 पाई n1 चेक करके बता देता हूँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, देखो तो हमारे पास LHS में हमारे पास है 2 पाई n1 + n2/2 × t, ये हमारे पास LHS में है, और यहाँ का RHS का मैं पहला आंसर 0 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अगर मुझे t निकालना है तो सारी चीज़ों को मुझे 0 के नीचे भेजना पड़ेगा, मीन्स आपका t का आंसर आ जाएगा 0, t का आंसर आ जाएगा आपको 0, ठीक है। सेकंड निकालते, सेकंड पाई के लिए, मीन्स यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना है पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, t जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 1/n1 + n2, देखो हमारे पास t जो है 1/n1 + n2 आएगा हमारे पास, सॉरी ये जो a जो था हमने इसको n1 - n2 लिया ना, मैंने यहाँ पे n1 + n2 लिख दिया, n1 - n2 ना, तो आपको यहाँ से जो t मिलेगा वो t का आंसर होगा 1/n1 - n2, समझा, ये सेकंड t का आपका आंसर। अगर आपको थर्ड निकालना है, थर्ड वैल्यू लो, मीन्स जो मैंने सेकंड वैल्यू पाई लिया था अब आप 2 पाई ले लो, ठीक है। 2 से 2 गया है, पाई से पाई गया है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको बचा है 2, तो t का जो आंसर आएगा आपको सेकंड केस में वो आएगा 2/n1 - n2, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। एक तो आया 0, दूसरा आया 1/n1 - n2, तीसरा आया 2/n1 - n2, आगे आएगा 3/n1 - n2 एंड सो ऑन, आगे ऐसा जाते जाते रहेगा। आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, मीन्स मेन पैरामीटर देखो, तो मेन पैरामीटर है n1 - n2 डिनोमिनेटर में 1/n1 - n2, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दोनों चीज़ों को माइनस कर लो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है 2/n1 - n2 -1/n1 - ये दोनों को माइनस कर लो, आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड वो कितना होएगा, कर लो, इतना थोड़ी हार्ड है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है t, ठीक है, कैपिटल T, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ये दिखाई दे रहा है 2/n1 - n2 को इसके पीछे वाले से माइनस कर लो, -1/n1 - n2, आपको समझ में आ चुका है कितना आंसर आएगा 1/n1 - n2, यही आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन है, ठीक है। ऐसा ही सेम यहाँ भी करना है, इसलिए एक देख लो तो ऐसे ही कर लोगे। अगर आपके पास टाइम पीरियड आ गया है, बीट का पीरियड, ये जो t निकाला ये और कुछ नहीं, ये है पीरियड ऑफ बीट, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ बीट, ठीक है। अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक, तो क्या करो, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लो। तो अगर मैंने 1/n1 - n2 का रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरे को आएगा n1 - n2, कैपिटल N है आपका बीट फ्रीक्वेंसी और कैपिटल T है पीरियड ऑफ बीट। तो ये हमारे लिए वैक्सिंग में कैपिटल T और वैक्सिंग में कैपिटल, मतलब वैक्सिंग का हमने टाइम पीरियड निकाला और वैक्सिंग का फ्रीक्वेंसी निकाला। चलो ऐसे वेनिंग के लिए करते हैं। वेनिंग में भी सेम वही लॉजिक है, एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, 0 एम्पलीट्यूड रहेगा, तो वही सेम वही लॉजिक, 2a को मैंने 0 के नीचे भेज दिया, वो 0 हो गया है। कॉस को जब मैंने वहां भेजा तो चेक किया कॉस का आंसर 0 कब कब आ सकता है, कॉस में आंसर 0 कब कब आ सकता है, π/2 पे आ सकता है, 3π/2 पे आ सकता है, 5π/2 पे, 7π/2, 9π/2 एंड सो ऑन, आगे ऐसे जाते जाते जाएगा। तो वही सेम फिर से मैं करके दिखा देता हूं आपको कि कब आपको क्या लेना है, ठीक है। देखो तो चलो एक LHS के लिए पहला RHS यूज कर लेते हैं। मेरे पास है 2 पाई
n1 माइनस n2 बाई टू इंटू टी का आंसर पहला RHS है पाई बाई टू, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जो टी का आंसर मिल रहा है वो डायरेक्टली समझ जाओ आप यहाँ पे जो टी का आंसर है वो है 1/n1 माइनस n2, ठीक है। जो टी का हमारा पहला आंसर है वो 1/n1 माइनस n2 है। अब सेकंड करते हैं, पाई बाई टू नहीं यूज करेंगे, 3 पाई बाई टू यूज करेंगे, तो ऑब्वियस आंसर है, सब कुछ रह गया, देखो इसमें रह क्या गया हमारे पास, सिर्फ 3 रह गया, बाकी सब तो जो भी है एज इट इज पहले जैसा ही है। समझ आ रही ना बात क्या है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, टी जो है तुमको टी का आंसर क्या मिलेगा 3/n3 बाय, याद रखना नीचे का 2 भी बचा है आपके पास, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पे 2 पहले भी हमारे पास बचा था, ये देखो जब फर्स्ट वाला केस में देखेंगे ना, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से सामने वाला पाई कैंसिल, अगर आपको टी चाहिए तो 1/2 इंटू n1 माइनस n2 ऐसा आएगा, 1/2 इंटू n माइनस n2 मीन्स यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला अगर मुझे करना है तो मैंने अभी जो किया इसमें हमको सेकेंड में क्या मिला, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 1/2 इंटू n1 माइनस n2। जब सेकेंड टाइम मैंने निकाला टाइम पीरियड तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो 3/2 इंटू n1 माइनस n2 आगे आप ऐसा करोगे तो 5 अपन्स, बोलने का मतलब है 1/2 था तो 1/2 रह जाएगा, 3/2 था तो 3/2 रह जाएगा, 5/2 था तो 5/2 रह जाएगा। ये आपके लिए ऐसा वैल्यूज है। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है कोई भी दो वैल्यू को माइनस कर लो, 3/2 n1 माइनस n2 और 1/2 n1 माइनस n2 को माइनस करो, आपको मिलेगा 1/n1 माइनस n2, ठीक है, सिंपल आंसर है। और एक कैपिटल टी है, मीन्स ये है टाइम पीरियड ऑफ वेनिंग के लिए टाइम पीरियड है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सिंपल, देखो दोनों में सेम आता है आंसर, सिंपल समझा। तो इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, एक बार पढ़ोगे प्रॉपर्ली तो आ जाएगा। ओके ठीक है।